नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ जो युवा आज जुड़े हैं साथी, इनका नाम है सुमित, सरपंच मकड़ोली गांव से और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और आज इनको इसलिए बुलाया है क्योंकि आज इनसे कुछ खास जानकारियां लेनी हैं कुंभ के मेले में। ये तो वहाँ नहा के अपने पाप काट चुके हैं, हमारे नहीं कटे हैं जी सरपंच साहब हैं। तो कितने लोगों के पाप कटे हैं कुंभ में? धर्मेंद्र भाई, सबसे पहले तो आपको और आपके गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स जी के जितने भी दर्शक हमारे साथी जुड़े हुए हैं उन सबको नमस्ते और राम राम करता हूँ। बात पाप काटने की आपने कही। देखो, जीवन में पाप तो करे हुए मैंने, लेकिन ना तो मैं कुंभ में नहाया और ना मैं इस बात से मतलब सहमत होता हूँ कभी भी कि भाई कहीं नहा धो लेने से या किसी भी तरह की कोई आस्था से जुड़ी हुई जो अपने कर्म कांड या क्रियाकलाप, भक्ति, पूजा पाठ करके आप अपने पाप काट सकते होंगे। और आदमी ने अपने पाप काटने भी क्यों है? क्यों उनसे मुक्ति चाहते हो? जो पाप आपने कर रहे हैं, स्वेच्छा से कर रहे हैं, आप क्यों उनसे मतलब रिलैक्स चाहते हो? तो पर ठीक है, लोगों को बहकाने के लिए, बरगलाने के लिए कि जो बना रखा है ना सिस्टम, जो कुछ लोगों ने अपनी दुकान और धंधे खोल रखे हैं और जो लोग पाप नहीं भी काटना चाहते उसको पुण्य से जोड़ दिया गया। आप कितने दिन कुंभ में रहे? मैं 10 तारीख को रोहतक से गया था और मैं 25 तारीख को मेरी वापसी हुई। 15 दिन। 15 दिन आपने कुंभ को दिन रात मतलब हर तरीके से मैं देखा? बिल्कुल ये मान लो कि अपने कुंभ की जो आधिकारिक शुरुआत थी वो 13 तारीख से थी। 13 तारीख का पहला स्नान था। 14 तारीख को अपना, जिसको अपने यहाँ सकरात का गाँव है, तो वो अपना स्नान, पहला स्नान था। तो मैं उससे पहले वहाँ जा चुका था और मेरा ज़्यादातर समय कुंभ परिसर में ही बीता। अच्छा। बड़ी नज़दीकी से, बड़ी गहराई से बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया। अपने पास एक सस्ता सुलभ अपना प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, FB है। हाँ। वहाँ हम अपनी ऑब्जर्वेशन है वो अपने साथियों के साथ शेयर करते रहते हैं। मैं बहुत इसके बारे में लिखा भी। आप कुंभ के मेले पे लगातार लिख रहे थे? हाँ, मैं वहाँ था, मैं अपनी आंखों से सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था, नोटिस करी जो चीज़ें मैंने, वो सारी की सारी मैंने लिखी। जो कुंभ में जो एक जो एग्जैक्ट जिसको हम संगम कहेंगे, जहाँ अपना भाई मैं दोनों नदियाँ आके मिलती हैं। दोनों आके ऐसे संगम, कहते तो पहले थे गंगा यमुना और सरस्वती मिलती थी, लेकिन अब तो दो ही हैं वो। दो हैं। मतलब हम अगर इस पॉइंट पे खड़े हैं, इधर से गंगा आई हमारे लेफ्ट से और इधर से यमुना आई, तो उससे 200 300 400 मीटर पे ही हमारा रहना होता था। और तो वहाँ लोगों का आना, लोगों की आस्था, उसको भाई उनका चाहे आप कुछ भी कहो, जो श्रद्धालु वहाँ पे आते थे, नंगे उगाने पैर उनका चलना, इतनी आस्था तक उनकी थी वहाँ पे। तो और वहाँ की जो व्यवस्थाएं और जो सारी चीज़ें मैंने देखी, नोटिस करी, मैं लगातार लिखता रहा। जो लोग अंधे होकर के इस एक चीज़ के प्रति अपनी आस्था जताते रहो ना कि भैया तो हमारी आस्था पे चोट कर रहे हो, अव्यवस्था के बारे में लिखना आस्था पे चोट पहुँचाना नहीं जी। लेकिन कुछ लोग उसको आस्था से कनेक्ट कर लेते हैं और वो रिलैक्स चाहते हैं कि भाई हमारे को टोका टाकी ना करो, हमारे योगी जी को, हमारे मोदी जी को है, इनके हाथ में कमांड है और आप बेमतलब इनका नाम घसीटना चाह रहे हो। इस तरह की फिजूल की प्रतिक्रियाएं भी मतलब आती रही, मिलती रही। तो और आप मेरे से जैसा पूछना चाहोगे कि भाई किस तरह के सवाल। एक चीज मैंने देखा कि जैसे अपना हरियाणा है, हमारा कुंभ से कोई ज्यादा लेना देना है नहीं कोई। मतलब अगर लोक संस्कृति की बात करो आप, तो कुंभ नहाने आपको गांव में कोई ऐसा बुजुर्ग नहीं मिलेगा जो कुंभ नहाने कभी गया हो। लेकिन इस बार कुंभ नहाने हरियाणा से भी लोग गए हैं। तो ये किस तरह का ट्रेंड आप देख पा रहे हो कुंभ में, मतलब हरियाणवी लोगों का जाना? हरियाणा और यूपी तो नहीं कहूँगा, हम अपना पश्चिमी उत्तर प्रदेश कह लो, हरियाणा कह लो, थोड़ा बहुत राजस्थान कह लो, अपने लोगों का अगर गंगा के साथ एक अटैचमेंट, एक नदी के साथ एक जो अपना है अपनापन, वो था तो वो हरिद्वार की तरफ, हरिद्वार तक खत्म हो जाए, हरिद्वार ही जाने का भी है परंपरा। हरिद्वार, ऋषिकेश चले गए या अस्थि विसर्जन के लिए, खासकर हमारे रोहतक के वो गढ़ मुक्ति, इसको गढ़ गंगा है, तो वहाँ जाते हैं।
कुंभ जहाँ पे अभी इन दिनों कुंभ का ये आयोजन हुआ है प्रयागराज, वो रोहतक से 800 किलोमीटर दूर है। वो दूर भी बहुत ज़्यादा है। पहले तो गांव से शहर तक आने के साधन नहीं होया करते, तो 800 किलोमीटर दूर जाने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। और अब इसको एक प्रोपगेंडा के तहत इसको एक बहुत बड़ा इवेंट बना दिया गया। ये मतलब बीजेपी का इवेंट हुआ था? बीजेपी का इवेंट था, खासकर अपना भाई इसको कंटिन्यूटी इन्होंने अपने हिंदुत्व से अपने आप को दिखाने की, भाई हम हिंदुत्व के भेद करीब हैं, हम हिंदुत्व के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ये उसको वो रूप, उसको ऐसा इवेंट बना दिया गया कि भाई हमें अपनी प्रेजेंस रखनी है लोगों के बीच। भाई राम मंदिर बन गया, वो तो बात खत्म होगी, उस पर कोई मसला नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई विवाद नहीं। तो अब नया क्या, अब कुंभ हो जाएगा, तो कुंभ के बाद भी नया क्या है, कुछ ना कुछ तो प्लान होगा वो आगे। आप एक बात देखो कि जब हम छोटे छोटे थे, मेरी उम्र 40 के करीब हो चुकी, जब हम छोटे छोटे थे तब हम कुछ एडवर्टाइजमेंट देखने लगे थे, पार्ले बिस्किट की, आपकी भाई निरमा पाउडर की, उसके अलावा MDH मसालों की, लेकिन वो बार बार हर रोज फिर भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हर रोज? ब्रांड से जोड़े रखना है ना, वो कंटिन्यूटी बना करके रखना है। तो ये भी कंटिन्यूटी का ही खेल है सारा का सारा, कि जो लोग हैं, करोड़ों हिंदू हैं, उन हिंदुओं को ये अश्योर करना कि भाई हम तुम्हारे हितों के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए हम लगातार अपने एफर्ट्स करने लग रहे हैं, और तुम हमारे ऊपर भरोसा रखो। वहाँ आपको जागे हुए हिंदू मिले? जागा हुआ हिंदू, मेरा तो ये मानना है कि जो व्यक्ति जाग गया ना, वो जहाँ कहीं भी भीड़ होगी वहाँ जाएगा ही नहीं। अच्छा। जागना तो ये है, उसको एहसास हो जाएगा कि भाई वहाँ जाकर के आपको क्या मिलेगा। अब इसको इन्होंने इस ढंग से प्रचारित कर दिया कि अब की बार का जो संगम का स्नान है, ये जो संयोग बनने लग रहा है 144 साल बाद, ठीक है, 144 साल बाद कोई मतलब खास दिन या खास ये दौर है जब आप यहाँ पे स्नान करेंगे। तो इस 144 साल के बीच में जो लोग आकर के चले गए, वो तो फिर उनका क्या होगा? या परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई? भाई 100 करोड़ तो हिंदू इस बीच में चले गए होंगे। जो 144 साल पहले जो महाकुंभ आया था और ये आया, इसके बीच में आकर पैदा होकर चले भी गए, उनका क्या होगा? इसका मतलब हमारे जो बुजुर्ग थे, जो आज स्नान करके आएगा बंदा, उसका दादा था, उसका परदादा था, या उसका पिताजी था, जो आज स्वर्ग सिधार चुके हैं। फिर इसका मतलब तो आप तो उससे अपग्रेड हो गए हो, आपने तो उनसे ज्यादा पा लिया, और वो दुर्भाग्यशाली थे कि जो उस दौर में पैदा हुए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जो ये बना करके लोगों के माइंड में एक प्लांट कर दी गई जो सोच, ये मैं कहता हूँ दुकानदारी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अच्छा, वहाँ जैसे अखबारों में आता है, मैंने तो खैर आज तक इतने लोग देखे नहीं, जैसे आज कई अखबार में पढ़ रहा था, उसमें लगा भाई 7.5 करोड़ लोगों ने अमृत स्नान किया एक दिन में। मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल है वहाँ पे? नहीं, क्योंकि जैसा प्रयागराज मैंने देखा था 2004 में, उस एरिया में जो मैंने देखा था, उसमें मतलब 7.5 करोड़ लोग 24 घंटे में अगर आप फ्लो भी बनाओ तब भी नहीं आ सकते हैं। आ ही नहीं सकते, ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। एक सीधी सी बात है, अपना रोहतक शहर या कोई भी शहर आप देख लो, एक गाँव को ही देख लो, अचानक से एक पूरा शहर को शहर छोड़ के भागना पड़े, कितने लोग होंगे, कितनी पॉपुलेशन होगी? लिमिटेड से लोग हैं। उनको एकदम से शहर छोड़ के भागना पड़े तो भाग नहीं पाएंगे, सारे रोड जाम हो जाएंगे, और हो सके कि 2 दिन निकलने में लग जाए। ये प्रैक्टिकल बात मैं आपको बताने लग रहा हूँ। मैंने भी अखबार पढ़ा था, अलग अलग आंकड़े आते रहे हैं कि उस दिन इतने लोग, वो तो सरकार बताती, तुम इतना लिख दो, तुम उस दिन इतने लोगों ने स्नान किया, उस दिन इतने लोगों ने स्नान किया। 2.7 करोड़ क्या कैसे मापते हैं वो वहाँ पे स्नान? मापने के लिए तो उन्होंने बकायदा मेरे ख्याल से ड्रोन वगैरह या कोई सिस्टम ऐसा बना तो रखा है। अच्छा, लेकिन आप उसकी एक्यूरेसी को कैसे वो करोगे? अब मैं 15 दिन कुंभ में रहा हूँ, तो मैं अपना प्रयागराज सिटी में, मैं 20 बार प्रयागराज सिटी में गया हूँ, 20 बार मैं संगम नोज पे गया हूँ। ये संगम और कुंभ परिसर में तो मेरे 100 बार मैं इधर से उधर, उधर से इधर गया हूँ, तो हर बार मेरे को काउंट कर लिया गया होगा। जैसा कि भाई
जैसे अपना हाईवे है, हाईवे पे किस रोड पे कितना ट्रैफिक है, वहाँ सेंसर कैमरे लगा दिए जाए। एक यही तो तरीका है। अलग अलग सेक्टर बना रखे हैं, अलग अलग पॉइंट बना रखे हैं, नहाने के घाट बना रखे हैं। अब अगर मैं 5 घाट पे जाके नहाया हूँ या मैं 5 दिन रुका हूँ या मेरी मूवमेंट अलग अलग सेक्टर में हुई है, तो मेरे को हर बार काउंट कर लिया जाएगा। तो उसका तरीका उन्होंने काउंटिंग करने का क्या है, एक तो वो, लेकिन उस पर भी नहीं जाते। 1% हम मान लेते हैं कि एक बार भी मान लेते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने जो आंकड़े हमारे को बताए, दिखाए, अखबारों ने कहा, वो ठीक है। लेकिन आप ये भी तो बताओ कि वो इतने करोड़ लोग एक दिन में वहां तक पहुंचे कैसे। आप ट्रेन कितनी संचालित कर रहे हो, एक ट्रेन की एक बोगी में कितने लोग एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं, एक ट्रेन में कितनी बोगी होती हैं। आप हिंदुस्तान का जो अपना रेलवे है उसमें ट्रेन अगर आप देखोगे तो 20, 22, 24 मैक्सिमम बोगी होती है। एक बोगी में आप अगर निकालोगे तो 80, 90 मैक्सिमम लोग, 100 बहुत भीड़ है। अगर हम उसको डबल कर दें 200 और उसको 2.5 गुना कर दो, 250, 300, तो भी आपकी एक ट्रेन में जब ठुका ठुकी उनको बैठने की जगह नहीं है और ठुसे ठुस भरे पड़े हैं, तो 5,000, 6,000 लोग एक ट्रेन में सवारी करेंगे वन टाइम। आप अगर हर 5 मिनट में एक ट्रेन प्रयागराज में पहुंच रही है, हर 5 मिनट में, पॉसिबल नहीं है। नहीं, कहना आसान है। हर 5 मिनट में एक ट्रेन को प्लेटफॉर्म पे प्रयागराज में पहुंचाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हर 5 मिनट में एक ट्रेन पहुंच भी रही है, ये मान लेते हैं, तो आपकी 1 घंटे में 12 ट्रेन गई, 1 घंटे में 60,000 आदमी गए। इस 60,000 को आप, मैं कहता हूं कि चलो इसको भी डबल कर दो, 1 लाख कर दो, 24 घंटे में 24 लाख आदमी गए। ये ट्रेन का है। कितनी फ्लाइट आपकी जाने लग रही है। फ्लाइट के तो किराए, मतलब किराया लूट थी, वो तो खुली। किराया आप लंदन का किराया सस्ता था, लंदन, प्रयागराज का किराया महंगा था। ऐसे ही कर दिया। जितनी भी एयरलाइन कंपनियां हैं उन्होंने लूट मचाई है। भक्ति और आस्था के नाम पे एयरलाइन कंपनियां अपने श्रद्धालुओं को, हिंदू श्रद्धालुओं को, जो 144 साल में संयोग बढ़ा, जिसको सफल बनाने के लिए आपका रेलवे मंत्री से लेके योगी जी सब लग रहे थे वहां, सब लगे पड़े हैं। तो भाई आपको तो व्यवस्थाएं बनाने में सहायक होना था, आपको उसको बिजनेस का अड्डा बनाना चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल से उड्डयन मंत्रालय जो भी है, जो भी मंत्री हैं, ये सरकार ने उनको ध्यान नहीं दिया हुआ, या उनकी साठगांठ होगी कि अलग अलग एविएशन जो कंपनियां सारे के सारे, उनको भाई फ्री होल्ड दे दिया कि तुम ठीक है, इनको तो वहां जाना ही जाना है, तो इनसे बड़ा पैसा लूटो ठगो। तो ओवरऑल जो बात मैं कह रहा था कि आपकी एयरलाइंस, सारी एयरलाइंस जो जुटी पड़ी हैं, आप कितनी देर में कितनी फ्लाइट वहां पे लैंड करने लग रही हैं। एक जहाज में आपके 100, 150, 200 कितने लोग आप उसमें ट्रेवल करने लग रहे हैं एक टाइम में। वो सारे आंकड़े जुटा के देख लो भाई। आपकी एक बस जिसमें 50 से 60 आदमी एक बार में आ सकते हैं, आप उसको 80 मान लो। चलो संख्या का आंकड़ा छोड़ दो, मान लिया सरकार कह रही उससे भी ज्यादा लोग पहुंचे, हम ये मान लेते हैं, माना मूलधन। एक वहाँ पे जो बड़ा, जो बात सुनने में आ रही थी, आपकी पोस्टों से भी पता लग रहा था, जो ये वीवीआईपी जो घाट था, ये क्या वीवीआईपी घाट था, और उस वीवीआईपी घाट ने कैसे लोगों को मतलब अपनी औकात दिखाने का काम किया, कैसे वो जो लोग आस्था से वशीभूत होकर वहाँ गए थे, वीवीआईपी घाट उनको क्या आभास कराता था। अपना जो ये भगदड़ मची है, ये मौनी अमावस्या की रात 29 तारीख की सुबह 1:30-2 बजे के आसपास ये सारा का सारा इंसिडेंट वहाँ पे हुआ। मैं वहाँ से 25 तारीख को आ चुका था। मैं तो 20 तारीख में लिखने लग रहा था, मैं तो 20 जनवरी को ये लिखने लग रहा हूँ कि वीवीआईपी व्यवस्था की वजह से पूरा कुंभ डिस्टर्ब हो रखा है परिसर। एक तो क्योंकि वो गंगा और यमुना का तट है, तो जो पीछे से रेत बह के आती है, रेती बह के आती है, वो सारे तट पे, वो मैदान में पूरी रेती हर जगह पे, पूरा का पूरा पैदल अपना श्रद्धालु जाने लग रहे हैं, पैर रखने तक की जगह नहीं है। लेकिन इसी बीच में गाड़ी आती है, हूटर बजाती है। अच्छा, उनके बीच से ही? बीच से वो हर जगह है, हूटर बजाती हुई आती है। एस्कॉर्ट गाड़ियां हैं, 3-3 आगे 3-3 पीछे हैं, और वो धूल उड़ाती हुई जाने लग रही हैं। और मेरी प्रोफाइल के ऊपर वो वीडियो पड़ी है, वो आप भी देखना एक बार। अगर वो आधे घंटे तक कुंभ परिसर से नहीं निकल रहे तो आधे घंटे तक उनका हूटर बंद नहीं होता है, बसता ही रहता। वहां इतना वॉइस पॉल्यूशन उन्होंने कर रखा, इतनी धूल वो उड़ाने लग रहे हैं। जो पदयात्री, जो पैदल चल रहे श्रद्धालु हैं, वो अपना पल्ला या कपड़ा
या औरतें अपना भाई चुन्नी वगैरह जो उन्होंने ओढ़ रखी उसको नाक के आगे लगा लगा करके मतलब डिस्टर्ब कर रखा है उन्होंने। मैं अपना सेक्टर 3 में एक पॉइंट पे था, मेरे बगल से गाड़ी निकली, ब्लैक कलर की कार्निवल गाड़ी थी, हूटर बजाती आ रही थी, ध्यान चला ही जाता है कि भाई हाँ भाई कोई किसी का काफिला आया है। जैसे ही वो कार्निवल बगल से गुजरी, मैं देखा कि पिछली सीट पे कुमार विश्वास बैठे हैं, काला चश्मा लगाए हुए। काला चश्मा लगाए। तो वो गाड़ी सीधी संगम घाट पे, वीआईपी घाट पे जाके रुकी, बस जस्ट पैड़ी से 2 गज पहले। यानी कि उन्होंने संगम कुंभ परिसर में अगर पैर रखा है तो घाट की पैड़ियों से 2 गज पहले उतरे हैं गाड़ी से, वो नीचे गए हैं। मैं भी वही तमाशा देख लेता हूँ। तमाशा कह लो या कि इच्छा होती है देखना कि भाई ये क्या क्या प्रोपगेंडा कैसे कैसे ये करते हैं सारा कुछ। मैं चला गया, हालांकि वीआईपी घाट में नीचे जो प्लेटफॉर्म, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बना रखे हैं, वहां तक जाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया, ये कह लो या जैसे भी करके। और मेरे को तो ऐसा भी लगता है कि मैं जो जॉकेट पहन रखी थी, वो जॉकेट में संयोग से मेरी जो अपना फौजी भाई होते हैं ना, वो उनकी उस हिसाब से की थी। कुल मिलाकर के बात है कि मैं उस प्लेटफॉर्म तक पहुंच गया। तो कुमार विश्वास वहां मीडिया को बाइट देने लग रहे हैं, ब्लैक चश्मा जाते ही बाइट देना शुरू कर दिया है। हाँ, मीडिया तो घेर लेती है ना। और वहां पे Z+ तो नहीं, मतलब कमांडो थे, NSG कमांडो थे, उन्होंने घेर रखा, पूरी सिक्योरिटी है। और वो वहां जाके बताने लग रहे हैं कि भाई इतने लाख शौचालय हैं, इतने लाख कर्मचारी लगे हुए हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। उन्हें कुछ नहीं देखा, जबकि वहां कुछ पे भी नहीं देखा। वो जब मीडिया वाइट देने लग रहे हैं तो उस दौरान भी ब्लैक चश्मा उनकी यहाँ लगा हुआ है। तो वो नहा के भी नहीं आया होगा वो बंदा। नहाया तो है। अच्छा। नहीं, ऐसे तो वहाँ जो अपना प्रयागराज पुलिस की जो अपना बोट थी, पुलिस की एक अलग से बोट थी, वो उसमें बैठ के उनको अंदर लेके गए हैं। तो जिनके लिए VIP व्यवस्था है, जिनको भाई एक कदम पैदल नहीं चलना पड़ा, जिनको ये पता ही नहीं कि भाई धूल क्या है, जो वहाँ पब्लिक टॉयलेट है वो इस्तेमाल करने के लिए उनको नहीं जाना पड़ा, कि वहाँ पे कितनी अव्यवस्थाएं फैली पड़ी, कितनी बदबू है, गंदगी है। आप कोई बंदा फ्रेश होने के लिए, पोटी करने के लिए अगर उसको इस्तेमाल करना चाहता है तो वो अंदर पानी कैसे लेके जाएगा? बाल्टी नहीं है, अंदर टूटी नहीं है, क्योंकि वो मूवेबल है, अस्थाई है वो, अस्थाई है वो। और सफाई कर्मचारी हैं, लगे पड़े हैं, या बीच बीच में उनकी मॉनिटरिंग कोई प्रॉपर नहीं कर रहा है। संगम नोज पे तो इतना बुरा हाल था, नरकीय स्थिति वहां पे थी। इनका जिक्र अगर कोई कर दे तो उसको ये गिद्ध बताने लग जाते हैं। उसका जिक्र अगर हम ये कर दे, हम का अगर करते हैं, तो इनको तो जैसी नजर है वैसा दिखे। जैसी नजर क्या है कि अगर मैं वहां 20 दिन 15 दिन रुका हूं तो मेरे को शौचालय का तो इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। मैं अपनी अगर आपको बताऊं कि जो अपना फोर्ट है वहां पे साथ लगता अकबर किला है, वो उसके साथ लगे हुए जो टॉयलेट थे, मैं वहाँ भाई अपना सुबह शाम जब भी जरूरत पड़ती मैं जाया करता, तो पाइप मैं अपने टूटी चला करके पाइप से एक टॉयलेट को पहले खुद अपने हाथ से साफ करते थे। और मैं तब उसका इस्तेमाल करा करता, बाद में उसको अपने को, अब सब के तो मैं कैसे साफ करूँ, लेकिन जो मैंने इस्तेमाल किया मैं उसको साफ करके वापस आया करता। और मेरे मन में आया भी ये कि भाई इस पे थोड़ा और विस्तार से, लेकिन वो मेरे को थोड़ा सा ठीक नहीं लगा कि मैं इस तरह की वीडियो वहाँ पे बनाऊँ या उसको मैं पब्लिश करूँ वहाँ पे। चलो ठीक है, लिखने से ही काम चल जाएगा। तो बहुत बुरी स्थिति। और ये तो वो 25 तारीख से पहले कि मैं वो बात आपको बताने लग रहा हूँ जब ज़्यादा भीड़ वहाँ मौन अमावस्या वाला जो एक बना रखा था वो चीज़ें नहीं थी। जिस तरह की भीड़ वहां पे कह रहे हैं थी, उस भीड़ में अगर भगदड़ होती है तो क्या 30 ही आदमी मर सकते हैं? मतलब देखो, अलग अलग वीडियो जो आई हैं उस हिसाब से आदमी बहुत ज्यादा मरे हैं। अच्छा, अब मैं कोई आंकड़ा तो आपको ये कह नहीं सकता, आंकड़ा तो सरकार ही नहीं देने देती। सरकार आंकड़ा जानबूझ के नहीं दे रही है। उस पर नंबर लिखा हुआ है, लेकिन जो सूची है उसमें उसका नाम नहीं है। डेड बॉडी दे रहे हैं नंबर लिखी हुई, लेकिन उसमें नाम नहीं होता कहीं। कोई 20 के करीब वीडियो तो मेरे सामने ऐसे आ गई कि जिनके घर परिवार परिजनों को पता लग गया कि हमारा आदमी जा चुका है, वो मोर्चरी के बाहर खड़े हैं, चिल्ला रहे हैं। एक औरत का वीडियो मैंने देखा, वो ये कह रही है कि बिहार उसका घर वाला था, वो उसको लेके जा, डेड बॉडी उसको कह दिया कि अपनी एम्बुलेंस कर लो और अपनी ले जाओ। वो बोले कि मेरा बैग गुम हो गया, मेरे पैसे गुम हो गए, आदमी मेरा मारा गया, इसकी डेड बॉडी मैं लेके कैसे जाऊं?
कोई ध्यान देने वाला इस पे नहीं है, ना इस पे कोई बात करना चाहता। पत्रकार कोई जाता है वहां पे, ऐसी वीडियो भी देखी कि उनको धमका के उनके साथ बदसलूकी करके वहां से भगाया जाता है। यानी कि उन सारी वो जो घटनाक्रम उनको छुपाया जा रहा है, उनके ऊपर पर्दा डाला जा रहा है। हकीकत में दोष किसका लगा रहे हैं? दोष लगा रहे हैं भीड़ का, यह इनकी गलती है, ये पुलिस वालों की। नहीं, वहाँ तो जो एक्सपायर हुए हैं बागेश्वर बाबा कह रहे हैं कि वो मोक्ष में चला गया सीधा। ये जो लोग हैं बागेश्वर धाम एक कथावाचक है, और वो लोगों का भाग्य बताता है पेज पे लिख के। उसको पता नहीं था भगदड़ मचनी है वहाँ। उसको नहीं, एक बार अपना इंडिया में काफी इंजरी नुकसान हुआ था, रेलवे दुर्घटना हुई थी रेल, उस पर भी बागेश्वर ने कहा था कि मेरे को तो पहले से पता था कि रेल दुर्घटना होने वाली, तूने बताया क्यों नहीं भाई? उस रेल दुर्घटना में आतंकी साजिश है, उसके तो इनपुट वगैरह ये खोजते हैं, छानबीन करते हैं, जांच करते हैं। बागेश्वर को पहले से ही पता था, क्या पता बागेश्वर का ही हाथ हो उसमें, उस एंगल से जांच करी जानी चाहिए। और यहाँ बागेश्वर धाम, बागेश्वर अकेला बागेश्वर क्या, वो वीडियो मन ने भी देखी थी, जो वो क्या लग रहा है कि वो तो सीधा मोक्ष को ऊपर उंगली करता है। पता नहीं वो मोक्ष ऊपर कौन सी जगह पे, कौन से आसमान पे जाके है। वो वीडियो आप देखना, आप दोबारा बागेश्वर का जो इशारा ना कि वो सीधा मोक्ष। उसमें तो शंकराचार्य ने कहा भी है कि मैं इसको, मेरे पास आए मुझे खुशी होगी मोक्ष। स्वामी जी, हाँ, अविमुक्तेश्वर, हाँ, कि मोक्ष पहुंचाते वो हुए। देखो बड़े जेन्युइन आदमी हैं, एक सच्चे संत हैं, और वो इन सब चीज़ों को बड़ी गहराई से, एक मानवीयता के ढंग से उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, नोटिस करते हैं। उनके अंदर पीड़ा भी है, लेकिन उनके एक लंबी चौड़ी आईटी सेल और एक ग्रुप ऐसा है कि उनको भी बदनाम करने के पीछे, जबकि हकीकत में वो अव्यवस्थाओं की पोल ही खोलने वाली बात थी, या उनके ऊपर वही। संतों को भी ये राइट अगर नहीं होगा सत्ताधीशों को डांट मारने का, तो और किसके पास होगा? अच्छा, संत किस किस तरह के देखे आपने वहाँ पे? संत तो मैंने एक संत के बारे में तो लिख के भी डाला था कि मेरे तो बताने की जरूरत नहीं, सारे अपने पूरे भारत ने वीडियो देखी है। वहाँ संत ऐसे हैं कि उनको ये है कि ये जो कुंभ है और जो तुम आए हो, तुम्हारा और तुम्हारा जो स्वैग है ना, ये जो लोग यहाँ रहे भेड़ बकरी हैं, मारते पीटते, किसी के चिमटा मारने लग रहा है, कोई कुछ करने लग रहा है, कोई कुछ करने लग रहा है। पैसा लूटने और खसोटने वाला ही सिस्टम। आपके एक दोस्त के साथ क्या हुआ? मेरे एक दोस्त के साथ ये हुआ कि वो रास्ते में चलते चलते उसको एक नागा बाबा दिख गए, और वो नागा बाबा ने कहा कि बच्चा तेरा व्यापार खूब फले। नागा बाबा की तो जेब भी नहीं होती। हाँ, व्यापार खूब फले फूलेगा, मौज रहेगी, जीवन में समृद्धि आएगी, बाबा को दान दे, दक्षिणा दे रही है। तो उसके मन में भाई कि चलो ठीक है, अभी बाबा कह के मांगने लग रहा है। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, तो जेब में जितने भी पैसे थे उसके हाथ में थे। वो उसने मेरे को बताया कि मैं 500 रुपये निकाल के बाबा को देना चाह रहा था, लेकिन जब तक कि उसमें से एक 500 रुपये निकालता, उससे पहले तो बाबा ने सारे रुपये उसके हाथ से उठा लिए। वो बता रहा था कि उसमें 5-7 हज़ार रुपये थे। उसने कहा कि बाबा मेरे पास जेब में यही तो रुपये थे, तो सारे के सारे क्यों ले हुए? मैं तो ऑलरेडी आपको देने लग रहा था। बाबा ने कुछ नहीं सुना। बाबा आज बाबा को दान किया है तो इसका देखा बहुत तेरे को ज्यादा होकर ले गया। बाबाओं की वहाँ पे स्वैग अलग है। बाबाओं धन बहुत है बाबाओं के। बाबाओं का जो अपना अनपढ़ से बाबा है ना, जिन्होंने भाई ठीक है कोई हठी हो, कोई हाथ ऊपर उठाए हुए है, कोई खड़ा है, वो तो चिमटे मारते, उनके अंदर तो एक अलग ही तरह का अहंकार भरा पड़ा है। वो तो पब्लिक को ये मानते हैं कि ये जैसे भाई उसको यही तो कहते हैं, ये इस तरह के अहंकार ही पैदा होते हैं। और हाँ, अहंकार। उसने कि बस ये हाथ उठा लिया, मैंने देखा आपने उसको? हाँ, वो अपने पास भी आए थे, मेरे पास वीडियो भी है, वो मैंने डाली नहीं। अच्छा, वो सेम वो नहीं थे, दूसरे थे, लेकिन अच्छा, कई लोग उठा रहे हैं हाथ वहाँ पे। कई उठा रहे, मेरे ख्याल से 3-4 तो वहाँ पे मौजूद हैं। तो एक की मेरे पास वीडियो भी है, वो वहाँ पे आए थे। एक सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपना एक प्रोटोकॉल बना रखा है। कोई जाके फोटो खिंचवाएगा नहीं, सेल्फी नहीं खींचनी है, फोन दूसरे को दो, यहाँ और यहाँ चरणों में नीचे बैठ जाओ, पीछे नहीं खड़े होगा कोई भी, यहाँ बैठो और संतों का आशीर्वाद होगा, फलीभूत होगा, नीचे बैठाए बगैर फोटो नहीं खिंचवाएंगे। मतलब बड़ा अजीबोगरीब सान पड़ से आदमी। अच्छा, एक बाबा अपना भी था वहाँ पे, अबे IIT बाबा, मिले न? मैं नहीं मिला। मेरे एक दो साथी का फोन भी मेरे पास गया कि भैया बेगरेवाल जो अपने बाबा, उसने सारे आयोजन का वो चुरा लिया। हाँ, उन्होंने आयोजन का बिल्कुल अट्रैक्शन चुरा दिया। मीडिया का आजकल सोशल मीडिया का क्या है कि यहाँ जिसको एक बार हाइप मिल गया, जिसको फ्लो मिल गया, वही चल रहा है। हाँ, भेड़ चाल है, अभी तक चल रहा है IIT बाबा। एक तो अपनी वो हरसा रिछारिया करके क्या नाम था, वो जो मेरे ख्याल से उसमें
कौन सी वो महामंडलेश्वर जी उनके पास गई थी, वो साध्वी बनी थी, लंबी लंबी जटाएं। ममता कुलकर्णी? नहीं, ममता कुलकर्णी तो किन्नर अखाड़े में गई थी। अच्छा, वो लड़की हंसारी छारिया मॉडल थी जो। मॉडल थी जो। सबसे पहले तो कुछ दिन तो मीडिया के प्लेटफॉर्म सारे के सारे फोकस उस पर रहा। उसके बाद अपने आईआईटी वाले बाबा आ गए, वो उनकी कंटिन्यूटी बनी हुई है, वो अब तक भी मतलब कि उनको मीडिया ने छोड़ा नहीं है और वो अपना फ्लो बनाए हुए हैं। बीच में मोनालिसा आई थी, मोनालिसा की वो आंखों, वो तो मिली होगी आपको ना, मैं किसी से नहीं मिला। मोनालिसा आई और मोनालिसा के बाद भी ममता कुलकर्णी आई। तो ऐसे बहुत से चेहरे हैं, वो सारे के सारे वे चेहरे हैं कि जिन्होंने इसका हाइप वो ले गए कुंभ का। हाँ, खैर आईआईटी बाबू तो अभी तक चल ही रही है। हाँ, वो मैं क्या लग रहा है कि अभी तो एक और रील भी चल रही है, एक लड़की उसकी नकल कर रही है। हाँ, वो भी काफी चल रही है। हाँ, वो भी मैं देखी थी। और कहने का भाव ये है कि अगर आप वहां जाके एक चीज नोटिस अगर आप करोगे, जो लोग ये कह देते हैं ना यहाँ बैठे बैठे कि भीड़ है, पागल है, वहां 100 क्यों गए थे, उनकी गलती है, दबने थे, मरने कुछ नहीं थे, एक साथ भीड़ क्यों पहुंच गई। भीड़ को थोड़ी पता है कि कहाँ जाना, पता ही नहीं, भीड़ को ये भी नहीं पता था कि कुंभ में जाना है। उनको कुंभ में ले जाया गया है, उनको ले जाया गया, उनको तैयार करा गया, तैयार कर गया, मानसिक रूप से उनको तैयार किया गया। मौनी अमावस्या वाली भगदड़ के बाद इन्होंने चेंज करा है। उससे पहले क्या था कि जो लोग चले गए, ट्रेन अगर दिन में 12 बजे की है तो वो दिन में 12 बजे अगर प्लेटफॉर्म पे उतर गए, वो कहाँ जाएंगे। कोई होटल नहीं है, आप कोई मध्यम वर्गीय या भाई जो पैसे वाला है वो तो अपने होटल कर लेगा। कई कई 100 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा उनको पहुंचने के लिए। अगर प्लेटफॉर्म से भी आप अगर आ जाओगे तो 4-5 किलोमीटर तो तब भी चलना पड़ेगा, 5-6 किलोमीटर तो उससे ही है। अगर आप गाड़ी से जा रहे हो तो 10 से 15 किलोमीटर, क्योंकि गाड़ी शहर में भी एंट्री नहीं हो पाती। तो जो बंदा जिसकी ट्रेन से वो प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे उतर गया, वो कहाँ जाएगा। वो यही सोचेगा कि मैं कुंभ परिसर में चला जाऊँ। वो कुंभ परिसर में चला गया, उसको नहाना सुबह 4:30 बजे, वो कहाँ रुकेगा, कहाँ बैठेगा। वो कहीं तो कोना ठिकाना नीचे मिट्टी में, कुर्सियां तो है नहीं, तख्त तो है नहीं, बेड तो है नहीं, कहीं तो लेटेगा, कहीं तो बैठेगा। तो वो बेचारे आदमी रात को वहां कुंभ के किनारे ही या जहां कहीं भी उनको जगह मिलती, वो अपना लेट गए, नीचे पन्नी बिछा ली, अपनी चद्दर निकाल ली, सो गए, अपना बैग अपने सर के नीचे लगा लिया, पन्नी जो पॉलीथीन है, लंबी लंबी पॉलीथीन बेचने वाले वहां पे अपना भाई छोटे छोटे लेकर के घूमते रहो है कि भाई ये ले लो, वो सिर्फ इसलिए कि ओस से बचाव हो जाए। तो वो वहां रुकते क्यों थे कि हम ब्रह्म मुहूर्त में अपना स्नान करके निकल जाएंगे। अब इन्होंने क्या किया है कि एंट्री होगी, रुको मत, बैठो मत, चलते रहो, सीधा स्नान करो। स्नान हो गया, निकलो, वापस जाओ। कहाँ से आए हो, कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे, कहाँ पोटी कहाँ करेंगे, वापस के लिए व्हीकल साधन क्या है, इनकी ट्रेन कब की है, तब तक ये कहाँ इंतजार करेंगे, कोई है ही नहीं। मतलब छक्के दुखी होते हैं वहां पे लोग। छक्के दुखी नहीं, हद से ज्यादा दुखी लोग, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बता नहीं रहे। सबसे बड़ी बात यह कि वहां जेब कतरे और फोन को झपटने वाले बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। मेरे हिसाब से लाखों फोन वहां पे चोरी हुए होंगे, लेकिन उनकी रिपोर्ट कौन, उनको कवर कौन करे, उनसे बात कौन करे। 15 से 20 केस तो मेरे आंखों के सामने ये हुए हैं। वो लेके भाग गए, वो लेके पुलिस तक पीछे भागी है, लेकिन भाई इतनी भीड़ में उनका ये नहीं पता कि कहाँ घुस के कहाँ चले गए। और जिनका सामान चोरी हो गया, जो आपस में भटक गए, और इस भगदड़ के बाद तो बहुत बुरा हाल हुआ है। कमी किसकी है? कमी सारी की सारी जो मेला परिसर प्रबंधन समिति या जो ढांचा है उसकी है। आपने अलग अलग सेक्टर बना रखे हैं, अलग अलग घाट बना रखे हैं, आपके पास ऑलरेडी रिकॉर्ड है, आपके पास अपडेट है कि उस घाट पे कितनी भीड़ होगी। जब आप उस घाट पे उतनी भीड़ होगी तो उस भीड़ को डाइवर्ट कर दो। आपके पास बैरिकेड लगे हुए हैं, बाकायदा रोकते भी हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन सारी की सारी एनर्जी वीआईपी पे लगा रखी थी। मैं इतनी वीडियो बना करके पब्लिश करी कि भाई वीआईपी वीआईपी वीआईपी, ये सारा क्या होने लग रहा है। उन वीआईपी के ऊपर रोक तो लगी, लेकिन वो तो रोक तब जा करके लगी जब बहुत सारा नुकसान हो गया। अब कुंभ परिसर को व्हीकल फ्री जोन घोषित कर दिया। अब आगे क्यों करा भाई?
एक सबसे बड़ी बात यह है कि मजिस्ट्रेट लिखा हुआ गाड़ी आने लग रही है, हाई कोर्ट, फलाना कोर्ट, इलाहाबाद कोर्ट, ये वो फला कोर्ट के हैं या कोई और बड़ा ऑफिसर है, गाड़ियां हूटर बजाती, हॉर्न बजाती आने लग रही हैं। उनमें वो ऑफिसर नहीं बैठे, उनकी पूरी फैमिली की फैमिली बैठी है। आप अपनी फैमिली को पुण्य कमाने के लिए लेके भी जाना अगर चाहते हो तो आप भी आम जन की तरह वहां बाहर रुको ना, और उनको पैदल लेके जाओ ना, वहां तक उनको पता चले कि सच्चा हिंदुस्तान है, सच्चे श्रद्धालु ये लोग, उनके पीछे होके जाओ। लेकिन जिसका भाई ठीक था अपना, उन्होंने अपने अपने लिए अलग अलग से व्यवस्थाएं खड़ी करवा रखी थी, उसी की वजह से ये नौबत आई। जिस दिन अमित शाह वहां पे गए हैं वो मौनी अमावस्या से पहले गए हैं, तब के बाद ही हल्ला गुल्ला मचना शुरू हो गया था। लोगों ने विरोध भी किया है, बैरिकेडों को उठा उठा करके फेंका है, जो पेंटुम पुल है उनको बंद कर दिया गया था। अब एक बात बताओ, एक बंदा जो कुंभ परिसर में चला गया, उसकी पूरी की पूरी फैमिली एक जगह पे है, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो उनके लिए खाना लेने कहीं चला गया, और अचानक से कोई बैरिकेड लगा करके उसको ये कह दे कि नहीं उधर नहीं जाना, तो वो तो जाएगा बेचारा, वो कैसे जाएगा? वो किसके आगे चीखेगा, किसके आगे चिल्लाएगा? उसके बच्चे वहां बैठे हैं। लेकिन जब मन आया पुल बंद कर दिया, तो कोई एक सिस्टम शुरू से लेकर आखिर तक एक सिस्टम नहीं रहा, उसको चेंज करते रहे, अब ये कर दो, वो कर दो। बड़ा आयोजन है जी, छोटी मोटी खामियां हो जाती हैं, छोटे लोग तो खुशी होके आए हैं। लोग अगर फीडबैक अगर आप लोगे ना, लेकिन बात तो ये है कि उन लोगों का फीडबैक ले कौन, उनको दिखाए कौन? फीडबैक किनके दिखाए जाते हैं? जो वीआईपी लोग हैं, वहां फीडबैक किनके हैं? अपने उपराष्ट्रपति जी हैं जयदीप धनखड़ जी, वो गए हैं, फीडबैक उनका आएगा। हेमा मालिनी की स्टेटमेंट आई थी, कुमार विश्वास की स्टेटमेंट आई थी। एक मध्य प्रदेश की कोई साड़ी का बिजनेस करती है तान्या मित्तल करके, वो इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे काफी रील बनाती हैं। वो तो बाद में बेचारी बहुत वो मेरे को पता लगा, किसी ने मेरे को बताया कि यूपी अपना टूरिज्म ने ब्रांड एम्बेसडर उनको ब्रांड एम्बेसडर बना रखा था। अब एक बार बताओ, वो तो ठीक है, वो तो कुंभ की भव्यता और दिव्यता की बात करेंगे, उनको तो भाई आप जो हॉट बैलून है जिसमें आप सवारी करते, अब आज भी 7 लोग जल गए हैं उसमें जल गए। हाँ, तो वो तान्या उसमें भी जा रही है, हेलीकॉप्टर से भी उसने राइड करी है, उसके लिए स्पेशल वीआईपी घाट पे व्यवस्था है, स्पेशल पूजा आरती। ठीक है, जो इन्फ्लुएंसर है वो तो इसी ढंग से दिखाएंगे ना, आम आदमी का क्या बेचारे का? वहां सबसे बड़ी लोअर क्लास आदमी अगर किसी ने देखना हो, मैं ये कहूँगा कि कोई आदमी अगर हिंदुस्तान को समझना, स्टडी करना चाहता हो ना, तो वो 2, 4, 5, 7, 10 दिन वहां कुंभ परिसर में जाके बैठ जाए। उसको तकलीफ तो झेलनी पड़ेगी, मच्छर खाएंगे रात को, धूल है, वो धूल हर सांस पे आपके अंदर जाएगी, क्योंकि पैदल अगर आदमी चल रहा है तो भी धूल उठ रही है। और एक दिन तो जब दिन थोड़ा सा गर्म हो गया था बीच में, उस 2 दिन में तो शाम के टाइम पे जो दिल्ली में जो अपना स्मॉग होता है उससे भी बुरा हाल था, दम घुट रहा था, ऐसा था। तो अगर आप वहां जाकर के देखोगे, लोअर क्लास के वे लोग आते हैं कि जिनके पास जो बैग और जो थैले होते हैं ना, वो भी उन्होंने परचेज नहीं कर रखे होते, वो उनके बीड़ी के बंडल में जो थैले निकलते हैं या किसी सामान में ये रद्दी कट्टे से सिले हुए, इस टाइप के जो गरीब बेचारे दरिद्र लोग वो वहां पे जाने लग रहे हैं, नंगे पांव जाने लग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके जाने लग रहे हैं, बूढ़े बूढ़ों को लेके जाने लग रहे हैं। हर किसी के दिमाग में एक बात सेट कर दी गई कि भाई इस पे नहाना भी सौभाग्य है, और नहीं नहा पाए तो हम दुर्भाग्य है। तो ये अब तो गंगा जी में जाके भी सूख के आ गए ना, बस वो मैं बताया ना, वो मेरी जो सोच जो थॉट है। कैसा भारत है वैसे वहाँ, जैसा भारत आपने देखा, किस तरह का भारत है वो? बहुत अभावग्रस्त भारत है, और ऐसा भारत है कि जो आज तक पढ़ता लिखता और समझता प्रॉपर नहीं है, उनको कोई भी बहका सकता है, और उनको बहकाने वाले ही लोगों ने अपने धंधे बना करके बैठे हैं, उनको समझाने वाला कोई है नहीं। और अलग अलग जैसे कथावाचकों का जिक्र था, बहुत सारे कथावाचक हैं, हर मोड़ में बड़े बड़े दिव्य भव्य फ्लैक्स लगे हुए हैं, सब ने अपने अपने टाइम शेड्यूल बना रखे हैं कि उस सेक्टर में इसका इतने दिन तक कथावाचन चलेगा, इसका वहां चलेगा, इसका वहां चलेगा। तो जिन लोगों ने धंधे अपने बना रखे हैं वो उनको बहकाते हैं। अब धीरेन्द्र शास्त्री ने कह दिया कि वो तो सीधा ऊपर जाएगा, वो तो मोक्ष, सीधा मोक्ष को जाएगा, सीधा मोक्ष को जाएगा। वहां गए हैं कुंभ में नहाने पवित्र जल में, लेकिन लोगों को जो
टॉयलेट का जो वेस्ट नाला है उसमें से भी गुजर गए। उसमें से निकलना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह कि पीने का पानी नहीं कहीं पे भी। अब पानी कोई पूछे कि पानी कहाँ है, वो अपने जो 2-4 साथी हैं जिन्होंने वहाँ पे काम कर रखा है, उनका फूड पॉइंट है, फूड कोर्ट जिन्होंने ले रखे हैं, वहाँ जो पानी की बोतल थी, ठीक है वो पानी की बोतल वो सेल करने लग रहे हैं, लेकिन जब व्हीकल फ्री जोन बना दिया गया, रात को वो पानी भी नहीं आ पा रहा, पहुंच ही नहीं पा रहा वहाँ। पानी पहुंच ही नहीं पा रहा। कैसे आएगा? 5 किलोमीटर तक अगर गाड़ी नहीं जाएगी, है ही नहीं व्यवस्था। जितने भी पास थे वो सारे के सारे पास इनवैलिड, उनको हटा दिया गया कि कोई भी पास मान्य नहीं है। आप एक बार बताओ, आप कह रहे हो कि इतने करोड़ों लोग अंदर हैं, इतने करोड़ों लोगों के लिए फिर आपको पानी भी तो पीने का पानी चाहिए, कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी। पानी की व्यवस्था ही नहीं है कहीं पे भी। जो आदमी ले गया अगर खत्म हो गया तो खत्म। जो लेके चला गया, अदरवाइज कुछ भी नहीं है अंदर। अच्छा, और इस पे नेक्स्ट अगर आप चले जाओ तो वहाँ लोगों ने अपना बड़ा धंधा खोल रखा है। जो रूम 2 जनवरी को 3 जनवरी को 2000 का था, वो 10 तारीख को 6000 का था। एक होटल में जिसमें हम रुके थे कि भाई हम जाके नहा धो करके आया करते, इतना इस्तेमाल उसका करा करते कि भाई नहाना धोना हो जाओ, गर्म पानी। वो होटल वालों ने हमारे को कह दिया कि 20 तारीख के बाद हम आपको होटल दे ही नहीं पाएंगे, हमारा ऑलरेडी बुक है। 6000 रुपये डेली का कमरा, एवरेज सा कमरा, जो 2 जनवरी को 2000 का था, 10 तारीख से उसका 6000 कर दिया और करेंगे 20 तारीख के बाद देंगे ही नहीं। यानी कि 20 तारीख से लेके 5 फरवरी तक जो भी आई हुई है, उनका होटल फुली बुक है। उन्होंने मेरे को दिखाया कि 50 लाख रुपए में बुक है पूरा का पूरा। अच्छा, तो ऐसे उनके लिए तो भव्य और दिव्य महाकुंभ है। जो लोग वहां से करोड़ों रुपया कमा ले जाएंगे, जो एयरलाइन कंपनियां वहां से करोड़ों रुपया कमा ले जाएंगी, उनके लिए तो दिव्य और भव्य कुंभ होगा ही होगा। और उनके ऊपर कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं। ना नरेंद्र मोदी जी से ये पूछ रहे हैं, ना योगी जी ये पूछ रहे हैं कि भैया तुमने क्या कर रखा है। मेरे साथ एक वाक्य और भी मैं आपको बताऊं, बड़ा अजीबोगरीब होया। मेरे को 25 तारीख को अचानक से रोहतक वापस आना था। मैं सुबह 10 बजे अलायंस एयर की मैंने टिकट बुक करी, 10,500 रुपये में हुई। उस दौरान अगर आप प्रयागराज जा रहे थे तो टिकट 18,000 की थी। लोग वापस नहीं आ रहे थे ना, क्योंकि उस टाइम तो मौनी अमावस्या के लिए सबको जाना था। तो जाने प्रयागराज जाने, वो आएगी तो खाली थोड़ी आएगी, लेके आएगी। हाँ वो, लेकिन लोगों का फ्लो है उधर जाने का, लोग उधर जा रहे हैं। तो जाने की टिकट 18,000 रुपये की, और वो संयोग से मेरे को 25 की टिकट 10,500 रुपये की मैंने बुक कर ली, क्योंकि मेरे को वापस आना जरूरी था। आमतौर पे वो टिकट 3 से 4,000 रुपये की हुआ करती। टिकट थी शाम को 5:05 की। मैं 2.5 घंटे पहले अपना कुंभ परिसर से निकला। मैं ई रिक्शा पकड़ते पकड़ते ऐसे डायरेक्ट तो हो ही नहीं पाई, जाम लगे पड़े थे हर जगह पे। एक ही रिक्शा वाले को वहां तक ले गया, एक ही रिक्शा वाले को वहां तक ले गया, फाइनल एक को पकड़ा, वो मेरे को एयरपोर्ट लेके गया। 1.5 घंटा 15 किलोमीटर तक जाने में उस दौरान लग गया। तो मैं 40 मिनट पहले एयरपोर्ट के आगे खड़ा था। मैं जैसे मैंने सिक्योरिटी वगैरह ने चेक करके मेरे को अंदर एंट्री दी, मैं बोर्डिंग काउंटर पे गया। अलायंस एयर के बोर्डिंग जो काउंटर थे, एक काउंटर चालू था, बाकी 2 बंद थे। एक लड़की थी जो काम कर रही थी। मैंने उनको जाके कहा कि जी मेरी ये फ्लाइट है। तो वो बोले कि सर आप है ना 2 मिनट इंतजार करो, ये मैडम है, इनकी फ्लाइट निकलने लग रही है। मैं सोचा कि कोई और फ्लाइट होगी जो मिस होने लग रही होगी, मेरे पास तो टाइम है। और वो लड़की बड़ी मतलब कि डेडिकेशन से अपनी ड्यूटी को निभा रही थी, उसकी पूरी लगन थी कि भाई इनकी फ्लाइट मिस ना हो जाए। फिर वो उनका करके मेरा नंबर जब आया, वो बोले कि आप अपना सिक्योरिटी बैग है ना वो करवा के ले गए हो, स्कैन करवा के। तो मैं जाके बैग स्कैन करवाया। जो वहाँ पे सिक्योरिटी का बंदा था जिसने बैग को स्कैन किया, उसने उसके ऊपर बकायदा सिक्योरिटी बैज लगाया लॉक करके। मैं वापस आया, उन्होंने मेरी टिकट मांगी, मैंने अपने फ़ोन में उनको अपना सॉफ्ट कॉपी दिखा दी। उन्होंने सिस्टम में डाल ली। वो बोले कि सर आपका तो हो नहीं पा रहा, आउटस्टैंडिंग है। मेरे को पता नहीं था आउटस्टैंडिंग। मैं सोचा कि ऐसा ना हो कि भाई ऑनलाइन टिकट बुक करी थी, कद रह गया कुछ पैसा आउटस्टैंडिंग हो। लेकिन उनकी लैंग्वेज में बाद में मेरे को पता चला कि आउटस्टैंडिंग का मतलब ये था कि भाई आपको आउटस्टैंड दिखा दिया गया।
या बोर्डिंग, एक तरह से बोर्डिंग बंद कर दिया गया और मैं आउटस्टैंडिंग हो गया हूँ। मैं सोचा कि भाई जब मेरे से ज़्यादा जल्दी उस औरत को थी, उसको इन्होंने निकाल दिया, मेरा भी कोई समाधान निकलेगा। आधा घंटा बाकी था अभी तो, डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, कोई इंटरनेशनल तो है नहीं, इतना बड़ा मसला नहीं है। मैंने उनको, मैडम को कहा, मैडम कुछ करो, इसका समाधान करो। तो वो उन्होंने यहाँ तक भी किया है, उन्होंने अपना पर्सनल मोबाइल फ़ोन में मेरी टिकट का फ़ोटो खींचा, अपने किसी सीनियर को फोटो व्हाट्सअप किया, साथ के साथ फ़ोन लगाया कि सर देखना, इनका ना टिकट ये बोर्डिंग हो नहीं रहा है और ये देखो। यानी कि उनके मैडम के जो काउंटर पे खड़ी थी, उसके जो एफर्ट्स थे उससे और जो उसका हाव भाव थे उससे लग रहा था कि ये अजीब गरीब स्थिति पैदा हो रखी है, जो कि इतनी बड़ी बात नहीं थी। और उसी का हल निकालने के लिए उसने सारे एफर्ट्स तक करे, फोटो खींचा, व्हाट्सअप किया, फ़ोन किया, लेकिन सामने से रिस्पॉन्स क्या आया कि नहीं हो पाएगा। और उन्होंने फ़ोन काट के सॉरी बोल के मेरे को, सॉरी सर आपका आउटस्टैंडिंग है, आप हमारे टिकट काउंटर पे कांटेक्ट कर लो। टिकट काउंटर था अपना जो बोर्डिंग एरिया था उससे बाहर, यानी कि मेरे को एयरपोर्ट का जो उसके लिए फिर बाहर गया, बोर्डिंग एरिया से वापस बाहर जाना था। बोर्डिंग एरिया से अगर मैं बाहर वापस जाऊंगा तो सिक्योरिटी वाले पूछेंगे भैया आप वापस बाहर क्यों जा रहे हो, आपकी तो बाकायदा एंट्री हो चुकी है। मैं वापस बाहर जाने लग रहा हूँ, उन्होंने मेरी एंट्री करवाई है रजिस्टर में कि आप एंट्री करो। अब इसमें टाइम तो भाई स्पेंड होता ही है। मैंने एंट्री करी, साइन करे, मेरे से आगे दो और खड़े थे, मेरा नंबर आया, मैं बाहर गया हूँ एलायंस एयर के काउंटर पे जहाँ से टिकट मिलती है। मैंने जाके उनको कहा तो उन्होंने सेम वही रिप्लाई दिया कि नहीं आप लेट आए हो। मैं कितना लेट आया हूँ जी, मैं बोर्डिंग तो चल ही रहा है ना, आपने अपने काउंटर नहीं लगा रखे, एक लड़की खड़ी कर रखी है, दो काउंटर आपके बंद हैं, मैं इंतजार में खड़ा हूँ, दूसरों कितनों को मैनेज करेगी। लेकिन उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। वो बोले नहीं सर अब कुछ नहीं हो सकता, बोर्डिंग बंद हो गया है। मगर 20 मिनट तो अब भी बाकी हैं बोर्डिंग में, कोई यूँ थोड़ी ना कि फ्लाइट क्लोज होगी या उड़गी, कुछ ऐसी इतना लेट थोड़ी आया हूँ। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात नहीं, कोई उनका ये मेरे से उन्होंने एक बार भी कनेक्ट अपने आप को नहीं करा कि भाई इनका कोई समाधान। वो ट्रका रहे थे उनका। अब देखो होता क्या है, सेम फ्लाइट में मेरी आंखों के सामने मैनुअल टिकट दे दी एक बंदे को, मैनुअल बोर्डिंग जारी कर दिया और उसको बिठा के भेज दिया। वो उसके पैसे ज़्यादा ले लिए होंगे उससे, चाहे उससे पैसे ज़्यादा लिए, चाहे वो उनका जानकार हो, चाहे उसको उन्होंने वेटिंग में बिठा रखा था या कुछ भी था। तो फिर अब नेक्स्ट में आए, मेरे को आप ये देखो कि मेरे लिए तो बोर्डिंग बंद है, मेरे लिए तो बोर्डिंग बंद है, मेरे को तो उन्होंने कट कर दिया। मेरी आंखों के सामने नई टिकट आप देने लग रहे हो, उसको नया बोर्डिंग देने लग रहे हो मैनुअली, लूट है ये तो। और उन्होंने उसको सवार कर दिया मेरी फ्लाइट। मैं वहां जो कौन सी एयरलाइंस थी वो? अलायंस एयर। अलायंस एयर। मैं वहाँ एयरपोर्ट के जो प्रबंधक थे, मैं उनके पास गया, मैंने उनको शिकायत करी, माँ जी ये तो इन्होंने बिल्कुल चीट किया, मेरी आंखों के सामने किया। एक बार तो उन्होंने भी ऐसा कहा कि भाई नहीं आप लेट हो गए। माँ जी लेट हो गया मैं, चलो ठीक है सारी मैं एडमिट कर लिया कि मैं लेट हो गया, मेरे को 45 मिनट पहले आना चाहिए था, मान लिया। लेकिन मेरी आंखों के आगे दूसरे को टिकट दे के कैसे भेज दिया? जो कंपनी वाले कह रहे थे अलायंस एयर वाले, सेम वही बात प्रबंधक ने कही कि नहीं नहीं वो जो टिकट दी होगी वो किसी दूसरी फ्लाइट की होगी। माँ जी नहीं, मैं आपके अलायंस एयर के केबिन में खड़ा था, जितनी भी कन्वर्सेशन उनकी आपस में हुई है मैं सारी की सारी मैंने नोटिस करी, मेरी आंखों के आगे बात हुई है। यहाँ तक कि फ्लाइट को जब टेक ऑफ करना था तो उससे पहले आपका अलायंस एयर का बंदा आया कि जल्दी करो लेट होने लग रहे हैं, और फाइनल लिस्ट बढ़ चुकी है। फाइनल लिस्ट में उन्होंने कहा कि 46 पैसेंजर जाएंगे, जबकि केबिन में जो आपका हेड था वो बोला 46 नहीं 47 जाएंगे, एक बंदा और है, इनका मैनुअल बोर्डिंग लेकर के मैं आ रहा हूं। माँ उस फ्लाइट में 47 पैसेंजर गए हैं, मेरे को ये भी पता है। मैंने प्रबंधक को कहा, मैं इससे ज्यादा और मैं क्या बताऊंगा आपको। और कमाल की बात है, उन्होंने अलायंस एयर के बंदे को बुलाया, उन्होंने आके सफाई दे दी। देखो कितना आसान कि अगर स्पेस हो फ्लाइट में तो हम मैनुअल बोर्डिंग दे के अपने स्टाफ के लोगों तो आपको नहीं दिया जा सकता था मैनुअल बोर्डिंग? नहीं, उन्होंने देखो बहाना वहां करके बहाना क्या बनाया कि अगर स्पेस है, फ्लाइट टेक ऑफ होने को तैयार है और उसमें स्पेस है, तो हम अपने स्टाफ के लोगों को इंस्टेंट मैनुअल बोर्डिंग दे करके भेज सकते हैं। तो वो कुल मिलाकर के उन्होंने घुमा दिया सारी चीज़ों को, और
मैंने उनको कहा कि भाई मेरा पैसा, बोले आप तो लेट आए हो, ये वो कोई सुनवाई नहीं। हर आदमी वहाँ पे, मेरा कहने का भाव यह है कि हर आदमी ठगने लूटने लग रहा है। मैं वहाँ से टैक्सी करके दोबारा रेलवे स्टेशन गया हूँ। रात के 8:30 बजे मैं वहाँ से ट्रेन पकड़ी है। ट्रेन में चढ़ा हूँ ना मैं, मेरी लाइफ का सबसे अगर कोई नरकीय सफ़र कोई होगा तो वो मेरा नरकीय सफ़र था प्रयागराज से कानपुर तक का। और प्रयागराज से कानपुर तक का मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि मैं जब उसमें चढ़ा हूँ तो गधे भी, मतलब गधों का जीवन भी है ना बहुत बेहतर होता होगा, लेकिन आना जरूरी था, रास्ता कोई है नहीं, फ्लाइट और कोई खचाखच, बैग हाथ में पकड़ा हुआ है, पैर रखने की जगह नहीं है, बोगी में अंदर जाने की जगह नहीं, लोग ठसाठस भरे पड़े हैं। 2 बोगियों के बीच में जो अपना स्पेस होता है ना टॉयलेट के आसपास, उसमें लोग भरे पड़े हैं। मैंने वीडियो बना रखी उस दौरान की। मैंने अपने साथी को फ़ोन करके कहा, माँ यार आज तो मैं बुरा फंस गया, ऐसे ऐसे फ्लाइट मिस होगी मैं कैब बजे निकला था, 12-1 बजे निकला था, और करते करते रात के 8 बज गए। फ्लाइट मिस भी क्या होगी, मेरे साथ चीटिंग स्कैम है एक तरह से। नहीं, उनके ऊपर केस करना चाहिए। मैं तैयारी कर रखी है मैंने ऐसी, मैंने पूरा का पूरा वो बना रखा है। मेरे पास बाकायदा रेल की टिकट और एयरलाइन की टिकट और वो टाइमिंग और वो सारी आपको कंज्यूमर कोर्ट में उनके खिलाफ केस करना चाहिए। मैंने इसकी तैयारी कर रखी है। तो मेरे साथी ने मेरे को कहा कि भाई जो प्रयागराज से जितनी भी ट्रेनें आएंगी यही हाल है, एक काम कर, अब तो इस ट्रेन में तू खड़ा है, जैसे तैसे करके कानपुर तक आ जा। कानपुर तक का सफ़र 2 से 2.25 घंटे 2.5 घंटे तक का था। मैं कानपुर उतरा हूँ 11:30 बजे। उसने कहा कि कानपुर छोड़ दे। कोई मेरे को नहीं भी कहता कानपुर या कहीं भी, वैसे भी उतरना था, मेरे को उतरना था। मैं मतलब कि एक उसने मेरे को टास्क दे दिया कानपुर का। अगर मेरे को कानपुर का टास्क नहीं मिला होता तो मैं कानपुर तक भी नहीं पहुंचता, मैं चैन खींच के नीचे उतरना था, चाहे मैं खेत में खड़ा हो जाता। अब देखो कितनी मतलब बदतर स्थिति होगी, लोग चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे को कोस रहे हैं, तने मेरा पैर काट दिया, तने ये कर दिया, तो इधर क्यों। आधे घंटे तक तो लोग चिल्लाए, लड़े झगड़े हैं। आधे घंटे बाद सब अपना, कोई सो गया, कोई ऐसे, कोई बैग पे पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है। टॉयलेट तक आने की और जाने की भी। तो मैं कानपुर से 12:30-1 बजे गोरखपुर से ट्रेन आती है गोरखधाम, जो अपना रोहतक से क्रॉस होकर जाती है। वो मेरा साथी है, उसको ये सारी जानकारियाँ होती हैं ट्रेनों के रूट की वगैरह की, क्योंकि वो अपने ट्रैवल करते रहते हैं। उसने मेरे को सजेस्ट किया था कि वो गोरखधाम आएगी, वो दूसरे रूट से आएगी, उसमें इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा, आएगी भी रोहतक, उस ट्रेन में चढ़ लियो। मैं बड़ी ईमानदारी से बताता हूँ कि मैंने वहाँ जब उतरा हूँ 1 घंटा मैं वहाँ पे बैठा हूँ, हल्का फुल्का मैंने कोई ब्रेकफास्ट वहाँ पे करा, और जब वो ट्रेन आई भाई मैंने टीटी से बात करके उनको रिश्वत देके उस ट्रेन में बैठा हूँ। जब मैं रोहतक पहुँचा हूँ, उसके बाद आपने नाम नहीं लिया कुंभ जाने का? कुंभ जाने का मैं देखो वहाँ तो जैसे अपने साथी उन्होंने काम कर रखा है, उनकी हेल्प के लिए मेरे को शायद दोबारा जाना पड़ेगा। हम तो अपने उनकी हेल्प के लिए उनके काम के सिलसिले में गए थे, मेरा कोई वास्ता का या उस एंगल वो नहीं था। तभी तो आप इन चीज़ों को ऐसे देख पाए, अगर आस्था होती तो नहीं देख पाते, नहीं देख पाता है ना। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि बहुत कुछ जहाँ आस्था होती है वहाँ फिर दोष ढक जाते हैं सारे। बहुत कुछ देखा सिखाया है कुंभ ने 15 दिन में लोगों को। तो जो लोग नहीं गए हैं कुंभ में उनको पछताना नहीं चाहिए, उनको नहीं पछताना चाहिए। वो लकी लोग। मेरे पास जब मेरे साथियों को या नियर एंड डियर जिनको जानकारी थी कि सुमित वहाँ पे है, उन्होंने मेरे से सलाह मांगी, जानकारी जुटानी चाहिए। मैंने खुद भी आपको कई किया। तो फर्स्ट ओपिनियन मेरा उनको ये था कि आप ना आओ। फिर भी अगर कोई अपनी आस्था के भाई चलते, और वो उसको ये था, कोई मान तो नहीं रहा था ना, मानता नहीं कोई, 50-50 वो ये सोच रहा कि आप बच रहे हो मदद करने से ना। वहाँ के हाल क्या है मैं आपको बताऊं। मैं प्रयागराज रोड के ऊपर हूँ, मेरे बराबर में 7-8 साल का लड़का बाइक लेके ब्रेक मारे, बोले रूम चाहिए। मैंने कहा कि हाँ चाहिए, 1 महीने के लिए चाहिए। हमारे को जरूरत भी थी, क्योंकि होटल वाले ने हमारे साथियों को कह दिया था कि 20 तारीख के बाद हमारा होटल नहीं है। वो अपना तो 20 तारीख के बाद तो लेना ही लेना था। तो मैंने कहा भाई 1 महीने के लिए चाहिए।
वो छोटा लड़का है, बोला कि एक दिन की बात कर रहे, एक दिन की क्या कर, बाइक को भगा ले गया। 7-8 साल का बच्चा, उसको ये पता था कि 1 महीने के लिए अगर रेंट पे लेगा तो बचेगा क्या, आएगा क्या, कुछ भी नहीं। डेली बेस पे अगर आप दोगे वो तो जिनके होटल है उन्होंने तो खूब चांदी कुट्टी होती है। खूब चांदी कुट्टी है। मैं बताऊँ, हॉल है ना जो पार्किंग हॉल है, वो पार्किंग हॉल में भी लोगों को लेटाया है। लेटा है जहाँ नीचे पार्किंग बेसमेंट, जहाँ बेसमेंट है, जहाँ उनके ओपन प्रोग्राम होते हैं, पार्टी हॉल है, जहाँ उनके डॉर्मेटरी रूम है, वहाँ नीचे लेट जाओ जहाँ जगह है। हाँ, एक 2-2 हजार रुपये में एक बंदा इस कोने में लेट जाओ भाई। और हर आदमी का वहाँ पे अपना बस ये है कि भाई तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, इसको बना लो। और मेरे को वहाँ जाके एक चीज़ और भी समझ में आई कि सच्चा धर्म तो ये होता और सच्ची आस्था तो ये होती कि वहाँ जाने वाला हर आदमी सफाई में हाथ बटाता कि मैं कुछ कंट्रीब्यूशन करूँ इसको साफ करने में, गंद फैला रखा, मैं कुछ कंट्रीब्यूशन करूँ इन शौचालयों का साफ। इतने लोगों ने तो बिल्कुल कूड़ा करकट मचा दिया वहाँ पे। नहीं, वहाँ की एक अच्छी बात है, शौचालयों की एक अलग बात है। और जो गंदगी फैल रही है, शौचालय सफिशिएंट अगर नहीं है या दूर है तो लोग जहाँ मन करे वहाँ पेशाब करने लग रहे हैं, या बहुत सारी वीडियो कुछ एरियाज की ऐसी आई कि वो खुले में पोटी करने लग रहे हैं। उससे अलग, वो तो चलो व्यवस्था है ही, उससे अलग अगर जो कूड़ा करकट जो उठाने वाली जो टीम है ना, वो मुस्तैदी से अपना काम कर, बढ़िया टीम है। वो हर पॉइंट पे, हर चौक पे, हर चौराहे पे झाड़ू से कूड़ा करकट उठाते हैं, प्रॉपर डस्ट। असली काम तो बेचारे वही कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर क्रेडिट अगर कुंभ का अगर किसी को दिया जाना चाहिए ना, वो कूड़ा करकट फैलने नहीं दे रहे हैं, उसको बहुत जल्दी जल्दी रिकवर कर लेते हैं। बड़े बड़े ब्लैक कलर के पॉलीथीन बैग उनको दे रखे हैं, डस्टबिन है छोटे छोटे बड़े बड़े, जैसे ही वो पॉलीथीन है पूरा उसमें फिल भरा भरा, उसको उन्होंने लगाया, कोने में रख दिया अगला। तो गंदगी को नहीं फैलने दे रहे हैं वो, ये भी चलो गार्बेज। और उसमें भी एक और मैं आपको बात बताऊंगा, जो प्लास्टिक का वेस्ट है ना, पानी की बोतल है या और किसी भी तरह का प्लास्टिक वेस्ट है, लोकल लोगों को बीनने लग रहे हैं। वो भी ठीक है, उनके लिए 2 पैसे कमाने का साधन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी सफाई में योगदान ही दे रहे हैं कि वो ठीक है उसको कबाड़ी में बेच देंगे, लेकिन वो बोतल को बीन के इकट्ठी कर करके। तो एक अलग ही तरह का मैकेनिज्म वहाँ था जिसमें प्रशासन तो है फेल, लेकिन लोगों की जो आस्था है, उस आस्था में ताकत को या कुछ को या उनकी अंधभक्ति को या कुछ भी कहो, वो आदमी वहाँ जाता है, बदहवास सा होकर जाता है, वो किसी की नहीं सुनता, वो अपना नहा धो कर वापस आते हुए लोग पैदल चल रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। तो ये सारा मेरी ऑब्जर्वेशन वहाँ की ये रही। और मैं तो एक चीज़ और भी कहूँगा कि हेलीकॉप्टर से जो फूल बरसाने का और जो इस टाइप से का है ना, ये जो प्रोपेगेंडा चला हुआ है, मेरे ख्याल से अपना इंडिया ही ऐसा देश होगा कि जो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल आमतौर पर फूल बरसाने के लिए करता है। इन अगर रॉकेट भी इनको दे दिए जाए तो रॉकेट से भी फूल ही भर जाएंगे। तो ये इन्होंने जो बना रखा है ना अपना ताम झाम, हालांकि भव्यता दिव्यता, जो लोग आस्था से अभिभूत हैं, हाँ, उन लोगों को आपकी ये बातें भी अच्छी नहीं लगेंगी। नहीं, मैं आस्था पे चोट नहीं कर रहा। आस्था अगर आपकी है ना, सच्ची आस्था है, सच्ची आस्था वाले कितने काफी लोग थे। नहीं, आस्था तो है ही। मुझे ऐसा लगता है आजकल लोग रील बनाने जाते हैं, कहीं भी फोटो खिंचाने जाते हैं। रील, हाँ, आदमी तो हर तरह के हर जगह हुआ है, लेकिन जो लोग हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में सेट भी कर रखा है कि भाई तुम्हें पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा, उससे कनेक्ट। और ये अकेले हिंदुत्व की बात थोड़ी, सनातन की बात थोड़ी है, ये इस्लाम को ले लो आप, हर जगह है पाप पुण्य का खेल। जिनके दिमाग में एक बार प्लांट कर दिया ना रिलैक्स, उनको रिलैक्स कहाँ से मिलेगा? रिलैक्स तुम्हारे को यहाँ से मिलेगा, वो आदमी उसको लेना चाहता है। पता नहीं, मेरे एक दोस्त ने कही थी, कितनी सही है, पर मेरे दिमाग पे बैठी हुई कि जहाँ भीड़ है वो भगवान नहीं है, वो आपके अंदर है और आप उसको अंदर ही खोजिए। मेरा इस बारे में एक मानना होता है, और मैं तो कहता भी हूँ, खासकर अपने चहेते, अपने यार प्यारे मित्र बंधु, उनको एक बात कहता हूँ कि जीवन में बस वहीं मत जाओ जहाँ सब जाते हो, जहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं ना, वहाँ मत जाना। चलो, शुक्रिया सुमित भाई, आपने बहुत अच्छे से कुंभ को डिफाइन किया है। और ये एक पहलू है दोस्तों कुंभ मेले का, जो एक आदमी वहाँ पे काम के सिलसिले में जाते हैं ये, और इन्होंने जो वहाँ
10-15 दिन में देखा है वो सारा बयां किया है। करोड़ों के दावे सही होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि वहाँ जो लोग गए हैं वो लोग खून के आंसू रोए हैं, उनको तकलीफ़ें हुई हैं, बहुत ज़्यादा हुई हैं तकलीफ़ें। बेहतर होता बिना तकलीफ़ों के ये स्नान होता तो लोगों को अच्छा लगता। आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताना। शुक्रिया सुमित भाई, धन्यवाद, नमस्कार।